हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी फ्रॉम स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। बच्चों, आज हम जूलॉजी की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, जूलॉजी में 3 पेपर हैं। पहला एनिमल डाइवर्सिटी, दूसरा सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स एंड तीसरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी। मैं आपका सेकंड पेपर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स की थर्ड यूनिट जेनेटिक्स या आनुवंशिकी स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज हम इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे, आनुवंशिकी संक्षिप्त परिचय या जेनेटिक्स ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता हेरिडिटी तथा जीवों की विविधता वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक सजीव प्राणी का निर्माण मूल रूप से कोशिकाओं द्वारा हुआ है तथा इन कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जिनकी संख्या प्रत्येक जाति में निश्चित होती है। इन गुणसूत्रों में डीएनए की रासायनिक इकाइयाँ पाई जाती हैं जिन्हें हम मेंडेलियन फैक्टर्स या जीन्स कहते हैं। ये जीन्स जीव के संरचनात्मक व गुणात्मक सभी प्रकार के लक्षणों का निर्धारण करते हैं और ये जीन्स इन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित करते हैं। तो इस प्रकार जीवों में लक्षणों के संचरण की इस प्रवृत्ति को हम वंशागति या हेरिडिटी कहते हैं। हालांकि एक विशेष जाति के सदस्य विशेष लक्षणों के कारण एक दूसरे से लगभग समान दिखाई देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल समान नहीं होते। लक्षणों में सूक्ष्म विभिन्नताओं के कारण प्रत्येक सदस्य जाति के अन्य सदस्य से एक अलग पहचान रखता है, ये एक अलग आइडेंटिटी रखता है। यहाँ तक कि एक ही माता पिता के जो संतान होते हैं वो भी इन सूक्ष्म विभिन्नताओं के कारण अलग अलग पहचाने जा सकते हैं। तो अतः एक जाति के सदस्यों या एक माता पिता के संतानों के मध्य लक्षणों में पाई जाने वाली ये जो सूक्ष्म विभिन्नताएं होती हैं, इनको हम विविधता कहते हैं या वेरिएशंस कहते हैं। ये वेरिएशंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला आनुवंशिक विविधता या हेरिडिटरी वेरिएशंस, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। ये परमानेंट टाइप के होते हैं, स्थायी होते हैं। दूसरे वातावरणीय विविधता या एनवायरमेंटल वेरिएशंस, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचित नहीं होते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं या अस्थायी होते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि आनुवंशिकी विज्ञान या जेनेटिक्स के अंतर्गत आनुवंशिकता के कारण जीवों या उनके संततियों में समानता तथा विभेदों व उनकी उत्पत्ति के कारणों व विकसित होने वाली संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी शब्द का उपयोग सबसे पहले डब्ल्यू बैटसन ने सन 1905 में किया था, लेकिन आनुवंशिकी विज्ञान का प्रारंभ मेंडल ने जो हेरिडिटी के लॉज दिए थे उनकी पुनः खोज के साथ 1900 में हुआ। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर क्या काम किया, इस क्षेत्र में अपनी क्या योगदान दिया। 500 BC के अंदर पाइथागोरस नामक ग्रीक दार्शनिक ने ये बताया कि नर प्राणी के मस्तिष्क तंत्रिकाओं व देह के भागों से मैथुन के दौरान नम वाष्प निकलती है, जिससे मादा के गर्भाशय में अंग विकसित होते हैं। इसी काल के अंदर एक दूसरे ग्रीक एम्पिडोक्लियस, उनके अनुसार भ्रूण निर्माण या एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के समय दोनों पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन होता है और ये दोनों जनक शरीर के विभिन्न भागों से सीमेन या वीर्य उत्पन्न करते हैं, जिनका कॉपुलेशन के समय भ्रूण में मिलने पर, मतलब एम्ब्रियो में मिलने पर दोनों पेरेंट्स के लक्षणों का समावेश हो जाता है। अतः एक ऑफस्प्रिंग के अंदर या शिशु के अंदर दोनों पेरेंट्स के लक्षण या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। 400 BC में हिप्पोक्रेट्स का मानना था किसी जीवधारी में लक्षणों की वंशागति उनके जनक के शरीर से समस्त भागों से प्राप्त जनन पदार्थ या जर्म प्लाज्म से होती है। लेकिन 350 BC में अरस्तु साइंटिस्ट या वैज्ञानिक का विश्वास था कि जनन पदार्थ विभिन्न भागों से उत्पन्न न होकर विभिन्न भागों के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों से उत्पन्न होते हैं, जो कि रक्त के माध्यम से उत्पन्न सीमन द्वारा संततियों में प्रवेश किए जाते हैं।
नर में उत्पन्न या मेल में उत्पन्न जो सीमन होता है वो विशुद्ध अवस्था में होता है, जबकि फीमेल में उत्पन्न जो सीमन होता है वो अशुद्ध होता है। लेकिन इस मत को कोई भी मान्यता नहीं मिली थी। जे स्वारडेम ने 1679 में कीटों के परिवर्धन इंसेक्ट डेवलपमेंट के ऊपर अध्ययन किया और उन्होंने पूर्वोत्पाद मत या प्री फॉर्मेशन थ्योरी दी, जिसके अनुसार किसी जीव का परिवर्धन एक छोटे और पूर्वोत्पादित जीव का विवर्धन मात्र होता है, मतलब कि एक छोटे जीव का एनलार्जमेंट होता है। इस पूर्वोत्पादित जीव या एनलार्जमेंट ऑर्गेनिज्म को होमनक्यूलस का कहा गया, जो कि शुक्राणु या अंडाणु स्पर्म या ओवा में उपस्थित होता है। 19 की सदी में जो वैज्ञानिक थे उनके बीच में एक मतभेद उत्पन्न हो गया। कुछ के अनुसार जो था वो होमनक्यूलस जो होता है वो ओवा में उपस्थित होता है, जबकि कुछ के अनुसार जो होता है ये स्पर्म में उपस्थित होता है। वे साइंटिस्ट जिनके अनुसार होमनक्यूलस जो है वो ओवा में उपस्थित होता है उनको ओविस्ट कहा गया, और वे वैज्ञानिक जिनके अनुसार होमनक्यूलस शुक्राणु या स्पर्म में उपस्थित होता है उनको जंतुक विज्ञानी या एनिमलक्यूलिस्ट कहा गया। के.एफ. वुल्फ साइंटिस्ट 1738 और 1794 के दौरान उन्होंने अणुजनन सिद्धांत या एपिजेनेसिस थ्योरी दी, जिसके अनुसार युग्मकों में एक अज्ञात जीवित पदार्थ कणिकाओं या ग्लोब्यूल्स के रूप में जनन कोशिकाओं में एकत्रित होता है, जो निषेचन के पश्चात जनन स्तरों में व्यवस्थित हो जाता है तथा इसमें एक संगठित शरीर या ऑर्गेनाइज्ड बॉडी बनाने की क्षमता होती है। इसे अणुजनन सिद्धांत या एपिजेनेसिस थ्योरी दी गई। वुल्फ के अनुसार संतति में अंगों व ऊतकों का इस जैविक पदार्थ द्वारा जैविक बलों के कारण धीरे धीरे स्वयं ही विकास हो जाता है। इस धारणा के पक्ष में भी प्रमाण नहीं मिलने के कारण इसे मान्यता नहीं मिली। फ्रांसीसी वैज्ञानिक मॉपॉर्शियस 1698 से 1759 के बीच में उन्होंने कणिकीय सिद्धांत या पार्टिकुलेट थ्योरी दी, जिसके अनुसार दोनों जनक या पेरेंट्स वीर्य उत्पन्न करते हैं, सीमन उत्पन्न करते हैं, जो कि शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त सूक्ष्म कणों का बना होता है। कॉपुलेशन के दौरान माता पिता के जो सीमन होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से फिर भ्रूण का या एम्ब्रियो का निर्माण होता है, जिससे प्रत्येक अन्न के निर्माण में दोनों पेरेंट्स से प्राप्त सूक्ष्म कणों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। चार्ल्स बॉनेट 1720 से 1793 के बीच में उन्होंने कणिकीय सिद्धांत को नकारते हुए पूर्वोत्पाद सिद्धांत या प्री फॉर्मेशन थ्योरी का समर्थन किया। उनके अनुसार एक जनक की जनन कोशिकाओं में कणिकाओं के रूप में कई सूक्ष्म पूर्वोत्पादित भ्रूण होते हैं, अतः इन जनन कोशिकाओं में आनुवंशिक सूचनाएं इन कणिकाओं के रूप में सुरक्षित रहती हैं। आनुवंशिकता के संबंध में जे.बी. लेमार्क ने एक सिद्धांत दिया जिसे कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के नाम से जाना जाता है। उनके अनुसार कोई जीवधारी अपने जीवन काल में जिन लक्षणों को उपार्जित करता है उन्हीं लक्षणों की वंशागति होती है। फिर 1809 से 1882 के बीच में चार्ल्स डार्विन ने आनुवंशिकता के भौतिक आधार को समझाने का कोशिश की। उनके अनुसार शरीर के प्रत्येक भाग में मुकुलक या जिम्यूल या पेंजीन नामक छोटे छोटे सूक्ष्म कार्यों का निर्माण होता है, जो कि ब्लड के साथ लैंगिक अंगों में पहुंच जाते हैं और गैमेट्स में इकट्ठे हो जाते हैं। निषेचन या फर्टिलाइजेशन के दौरान माता पिता दोनों के जो पेंजीन होते हैं वो एक साथ मिल जाते हैं तथा परिवर्धन के अंतर्गत पूरे शरीर के विभिन्न अंगों में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। 1834 से 1914 के बीच में ए. वीजमान एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने चूहों पे अपने अध्ययन किया और उस पर किए गए प्रयोगों के आधार पे उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया उसे पेंजीनवाद सिद्धांत का उन्होंने उसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि चूहों की 22 पीढ़ियों तक लगातार हर पीढ़ी में अगर चूहे की पूंछ को काट दी जाए तो हर नई पीढ़ी में पूंछ वाले चूहे पैदा होते हैं।
लेकिन अगर पेंजिनवाद की बात करें तो पूंछ काटने पे भी नई पीढ़ी में बिना पूंछ के चूहे पैदा होने चाहिए थे, क्योंकि उन्हें पूंछ के पेंजिन प्राप्त नहीं थे। तो इस प्रकार वीजमान ने जो पेंजिनवाद सिद्धांत है उसको नकार दिया। उन्होंने आनुवंशिकता का जनन द्रव्य सिद्धांत या जर्म प्लाज्म थ्योरी प्रस्तुत की, जिसके अनुसार प्रत्येक जीव के शरीर में दो प्रकार का कोशिका द्रव्य पाया जाता है। पहला जर्म प्लाज्म, दूसरा सोमेटोप्लाज्म। जो जर्म प्लाज्म होता है उसके अंदर जो विविधताएं होती है, वेरिएशंस होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होते हैं। लेकिन जो सोमेटोप्लाज्म होता है उनमें उत्पन्न विविधताएं या वेरिएशंस जो होते हैं वो वंशागत नहीं होती हैं। तो इस प्रकार वीजमान का जननद्रव्य सिद्धांत आनुवंशिकता के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। एक अन्य वैज्ञानिक नेगेली 1884 में उन्होंने इडियोप्लाज्म थ्योरी या इडियोप्लाज्म सिद्धांत का विकास किया। इसके अनुसार आनुवंशिकता का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारण एक द्रव्य, जिसे कि इडियोप्लाज्म कहा जाता है, उसके द्वारा होता है, जिसे जनन कोशिकाओं के माध्यम से संचारित किया जाता है। किंतु ये सभी कोशिकाओं में विशिष्ट अणु मिसेल्स से बने जाल के रूप में पाया जाता है। ये परिवर्धन के दौरान संगठित व विभाजित होकर कोशिकाओं, ऊतकों व अंगों में विकसित हो जाता है। 1909 में जोहानसन ने जीन प्रारूप या लक्षण प्रारूप संकल्पना जीनोटाइप या फिनोटाइप कंसेप्ट प्रस्तुत किया, जो कि वंशागति व वातावरणीय विविधताओं के अंतर को स्पष्ट करता है। इनके अनुसार प्राणी का जीन प्रारूप या जीनोटाइप उसकी आनुवंशिकता का निर्धारण करता है या हेरिडिटी को डिटरमाइन करता है। किसी जीव का लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप उसके जीनोटाइप व वातावरण के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम होता है। अतः एक जीनोटाइप अलग अलग वातावरण दशाओं में भिन्न भिन्न लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप को प्रदर्शित कर सकता है। अतः समान जीनोटाइप वाले जो एक ही फिनोटाइप होते हैं, मतलब जितने भी जो सेम जीनोटाइप होते हैं जिन ऑर्गेनिज्म की, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका फिनोटाइप जो है वो भी समान हो। एटीन 1865 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता पे अति सराहनीय कार्य किया। उन्होंने मटर के पौधों पर संक्रमण प्रयोगों से प्राप्त परिणामों की सांख्यिकी व्याख्या की और उसके आधार पर आनुवंशिकता के आधारभूत व महत्वपूर्ण लक्षणों नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें लॉ ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है, जो कि भविष्य में आनुवंशिकी पर किए गए अध्ययनों का आधार बनी। 20वीं सदी में शीघ्र ही इस बात का परिणाम मिल गया कि गुणसूत्र सभी आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। इस विचारधारा को आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत कहा गया या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहा गया। पिछले कुछ सदियों में आनुवंशिकी विज्ञान या जेनेटिक्स जीव विज्ञान की बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच बन चुकी है, जिसमें आनुवंशिकी के वंशागति व विविधता के प्रक्रमों के अध्ययन के अतिरिक्त इनका उपयोग पादप कार्य की, जैव वर्गिकी, जैव रसायनिकी, पारिस्थितिकी, पादप रोग जनन, सूक्ष्म जैविकी इत्यादि मुख्य जैविक प्रक्रमों में एनालिसिस या स्टडी के लिए किया जाता है। आनुवंशिक विज्ञान या जेनेटिक्स का अन्य जो प्रायोगिक क्षेत्रों में जैसे कि औषधि, कृषि विज्ञान, वानिकी, मत्स्य पालन, कानून इत्यादि में भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये था आनुवंशिकी का संक्षिप्त परिचय। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी। थैंक यू।